Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9, Chapter number 6, Understanding 2 paper. There are total 14 questions in this paper, having 4 long and 10 short questions. So first question is distinguish between following pair as compound or solution. तो वाटर और सॉल्ट सोल्यूशन में से वाटर जो है वो लिक्विड है, जबकि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड है, जबकि सॉल्ट सोल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है इट्स अ सोल्यूशन. अब विनेगर एंड बेंजीन में से बेंजीन कंपाउंड है और विनेगर सोल्यूशन है. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड एसीटोन में से एसीटोन कंपाउंड है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स सोल्यूशन है. नेक्स्ट है डेड सी इज सो रिच विद सॉल्ट दैट इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स व्हेन टेम्परेचर लोअर्स इन द विंटर. यानी कि जब विंटर आता है, टेम्परेचर कम होता है, तो डेड सी में इतना ज़्यादा सॉल्ट होता है कि वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं. कैन यू कमेंट व्हाई इट इज़ नेम्ड एज डेड सी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे बिकॉज amount of salt in Dead Sea is 9.5 times more than the salt in the ocean. That's why life of animals cannot flourish in this sea. That's why it's also called a Dead Sea. यानी कि जो डेड सी है उसमें सॉल्ट इतना ज़्यादा होता है कि ओशन के सॉल्ट से भी इसमें 9.5 टाइम्स ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है. इसकी वजह से यहाँ पर एनिमल्स की लाइफ मुतासिर होती है. दैट्स वाई इसको डेड सी कहते हैं. नेक्स्ट है वाई इज़ द फार्मूला ऑफ सॉल्ट नेसेसरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन. फार्मूला ऑफ सोल्यूट क्यों नेसेसरी होता है? ठीक है, यू विल राइट सबसे पहले मोलैरिटी का फार्मूला लिखेंगे, फिर आप नीचे बताएंगे बिकॉज मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज़ रिक्वायर्ड. दैट्स वाई फार्मूला ऑफ सोल्यूट इज़ नेसेसरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, उसमें मोलर मास चाहिए होता है सोल्यूट का, तो मोलर मास तभी आप निकाल सकते हैं जब आपको फार्मूला पता होगा सोल्यूट का. नेक्स्ट है वाई इज आयोडीन सॉल्युबल इन CCl4 एंड नॉट इन वाटर. तो आयोडीन क्योंकि नॉन पोलर है तो इसलिए नॉन पोलर में ही हल होगी, विच इज़ CCl4. ठीक है, वाटर तो पोलर है, उसमें वो हल नहीं होगी. सो यू विल राइट बिकॉज आयोडीन इज़ नॉन पोलर, सो अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व लाइक इट विल ओनली डिजॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट विच इज़ CCl4. Water is a polar solvent, that's why iodine will not dissolve in water. Next is why are colloid quite stable. So यहाँ पे colloids के बारे में जो टेबल है उसमें इसका आंसर है here colloids are quite stable. तो ये वाला पूरा आ जाएगा क्योंकि colloids के जो particles हैं वो बहुत जल्दी settle down नहीं होते. ठीक है, that's why they are stable. उनके particles mix form में ही रहते हैं, solution के dissolve form में ही रहते हैं, वो नीचे नहीं बैठ जाते, अलग अलग नहीं हो जाते. दैट्स वाई हम कहते हैं कि कोलाइड्स आर स्टेबल. नेक्स्ट है डिफाइन होमोजीनियस मिक्सचर और गिव एग्जांपल. होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर यू कैन राइट द मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन ऑफ यू विल राइट मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. एग्जाम्पल एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम. ठीक है, जिसमें कंपोजिशन बिल्कुल सेम हो हर जगह पे. जैसे एयर है, एयर का कहीं से भी पार्ट ले लें उसमें उतनी ही परसेंटेज नाइट्रोजन और उतनी ही ऑक्सीजन होगी जितनी के लिटरेचर में, बुक्स में आप पढ़ते हैं. ठीक है, उसमें उतना ही आर्गोन होगा. कहीं ऐसा नहीं होगा कि किसी जगह पर नाइट्रोजन ज़्यादा है, किसी जगह पर ऑक्सीजन ज़्यादा है. ठीक है, इसलिए उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं क्योंकि उसमें कंपोजिशन जो है कंपोनेंट्स की वो यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी. नेक्स्ट है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड. तो सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड में डिस्टिंग्विश करने के लिए एवेपोरेशन वाला मेथड यूज़ किया जाता है. यहाँ पे लिखा हुआ है द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड इज़ एवेपोरेशन. ठीक है, यानी कि आप अगर आपके पास एक लिक्विड आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि लिक्विड है कि सोल्यूशन है, तो आपको कैसे देखने से तो नहीं पता चलेगा. हो सकता है वो सोल्यूशन हो, उसमें कोई सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ हो, तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप उसको हीट करके उसके वेपर्स निकाल देंगे. ठीक है, और हीट होने पर सारा का सारा लिक्विड बुखारात बन के उड़ जाएगा. ठीक है, और अगर पीछे कुछ ना बचा दैट मीन्स कि वो चीज़ लिक्विड ही थी. लेकिन अगर उसके पीछे कुछ बचा है दैट मीन्स कि वो लिक्विड सोल्यूशन था, जिसमें से लिक्विड सॉल्वेंट तो सारा उड़ गया, जबकि जो सोल्यूट था वो नीचे बैठा रह गया. ठीक है, तो ये इसका आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, दिस वन. नेक्स्ट डिफाइन सॉल्वेंट, गिव एग्जाम्पल. So here is a solvent, the component of a solution in which is present in larger quantity is called solvent. Solvent always dissolves solute. यहाँ तक लिखिए, फिर आप आगे एग्जाम्पल लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल
In soft drinks, water is solvent while other substances like sugar, salts and carbon dioxide are solute. ठीक है, सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट वाटर की होती है, जबकि थोड़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और शुगर होता है, सॉल्ट होता है, फ्लेवर्स होते हैं, वो सब स्मॉल अमाउंट में होते हैं। दे ऑल आर कॉल्ड सोल्यूट। जबकि वाटर ज़्यादा अमाउंट में होता है तो वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो सोल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करने की सलाहियत रखती है। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन मास परसेंटेज। सो हेयर इज परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाली चीज़ है वो मास वो सोल्यूट के लिए, और नीचे वाला जो मास है वो सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो यानी फार्मूला जब आप लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय नीचे लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। सोल्यूशन आएगा ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, डेफिनेशन भी इसी तरह से है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए 100 ग्राम आए, परसेंटेज 100 में से होती है, दैट्स वाई। और एग्जांपल भी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 10% मास बाय मास शुगर सोल्यूशन है, उसका मतलब है कि 10 ग्राम शुगर को ऐसे सोल्यूशन में हल किया गया है जो कि टोटल 100 ग्राम है। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के 100 ग्राम है। ठीक है, अगर उसमें सोल्यूट 10 ग्राम शुगर है तो 100 में से 10 निकालेंगे, बाकी 90 बचेगा, तो 90 ग्राम वाटर होगा। ठीक है, ताकि जो टोटल सोल्यूशन है वो 100 ग्राम बन जाए। नेक्स्ट, विच फैक्टर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स के नेम्स आएंगे, लाइक डिजॉल्व, लाइक सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, एंड थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं, और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है, और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो डिफरेंस है उसको आप लाइन लगा कर लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशंस और एक तरफ लिखेंगे कंसनट्रेटेड। डेफिनेशंस पहले लिखेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, और कंसनट्रेटेड में लिखेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि कंसनट्रेटेड वो होता है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो, और डाइल्यूट वो होता है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट कम हो। ठीक है, सेकंड डिफरेंस लिखने के लिए आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि अगर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसमें वाटर क्या है, कम है, सॉल्वेंट कम है, और डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो सेकेंड पॉइंट ये लिख सकते हैं, डाइल्यूट में आप लिखेंगे the solution which contain large amount of solvent is called dilute solution, और concentrated में लिखेंगे the solution which contains small amount of solvent is called concentrated solution। ठीक है, और एग्जांपल लिखेंगे concentrated में brine is a concentrated solution of common salt in water। अच्छा, और अगर dilute में एग्जांपल लिखना चाहें you will write if small amount of salt is dissolved in large amount of water then that solution is called dilute solution। ठीक है, और एक और पॉइंट आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, डाइल्यूट में आप लिखेंगे एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट विल डाइल्यूट द सॉल्यूशन। ठीक है, एंड इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। तो कंसंट्रेशन वाली साइड पे आप लिखेंगे एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट विल डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज मोलैरिटी, गिव इट्स फार्मूला टू प्रिपेयर मोलर सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन आएगी मोलैरिटी की, फिर उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर इसकी सिग्निफिकेंस, और फिर फार्मूला। तो हेयर डेफिनेशन है इसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, और रिप्रेजेंटेशन है m, और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि इसको केमिस्ट्री एंड एलाइड साइंसेस में यूज़ किया जाता है। आगे इसका फार्मूला आ जाएगा जिसमें है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला अगर आप लिखें तो वो क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसलिए आप इसको खोल के लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो किस में होगा, डेसीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन सॉल्युबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आएगी, फिर उसमें आपके पास सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वाला पॉइंट आएगा, उसके फर्स्ट उसकी 3 कंडीशंस हैं वो आ जाएंगी, फिर एक्सप्लेनेशन आएगी डिटेल से, और फिर डायग्राम। ओके, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन नहीं बल्कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर आएगी। The solute solvent interaction can be explained in terms of creation of attractive forces between the particles of solutes and those of solvent। ठीक है, इसमें क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस सोल्यूट और सॉल्वेंट के, सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ जो फोर्सेस हैं अगर वो क्रिएट होती हैं तो ही इनका इंटरेक्शन होगा और सोल्यूशन बनेगा। तो इस वजह से इनकी इंटरेक्शन को अट्रैक्टिव फोर्सेस की बेसिस पे जज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगी डेफिनेशन। आगे 3 इवेंट्स हैं कि 3 बातें होनी चाहिए जिसकी वजह से वो डिसॉल्व होंगे आपस में। पहले तो सोल्यूट पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए अपनी फोर्सेस को ब्रेक करके। सेकेंड, इसी तरह सॉल्वेंट पार्टिकल्स को भी एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए मॉलिक्यूल्स को, और उनके दरमियान स्पेस होनी चाहिए ताकि सोल्यूट पार्टिकल उस स्पेस में आ सकें। उसके बाद थर्ड हेडिंग ये है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल अट्रैक्ट हों आपस में और वो मिक्सअप हों। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में इसने बताया है कि इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि सोल्यूट की आपस में क्या फोर्सेस हैं, इसी तरह सॉल्वेंट की आपस में क्या फोर्सेस हैं। उसके अलावा सोल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो अगर आयनिक सॉलिड्स हैं तो उनके वो क्योंकि सॉलिड है उनकी ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, और उनकी फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अब अगर उनकी फोर्सेस, उन सॉलिड्स की फोर्सेस सॉल्वेंट की फोर्सेस के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाती हैं, ठीक है, तो ही वो अपने आपस की फोर्सेस को ब्रेक करेंगे और सॉल्वेंट के साथ अपना बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए जो उनकी नई फोर्सेस बनती हैं, यानी सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ जो न्यू फोर्सेस बनती हैं, वो उनकी आपस की फोर्सेस को ओवरकम कर दें। ठीक है, यानी कि उनकी आपस की फोर्सेस कम हो जाएं और सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ फोर्स ज़्यादा हो जाए, तो फिर सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर उनकी आपस की फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनकी सोल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस वीक पड़ गई, तो फिर उनका सोल्यूशन नहीं बनेगा। इसी तरह सॉल्वेंट भी पहले अपने आप के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा थोड़ा सा, उसके बाद वो अपने अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स को आने देगा। ये डायग्राम है, ये भी आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, NaCl की एग्जांपल दी हुई है। NaCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। तो वाटर जो है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें एक पार्शियल प्लस एंड्स होते हैं हाइड्रोजन के ऊपर और एक पार्शियल माइनस एंड होता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो वाटर जो है वो सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ब्रेक करने की सलाहियत रखता है। उसको ब्रेक करके फिर वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। तो ये सोडियम का प्लस साइन है और ये क्लोराइड है माइनस साइन। ठीक है, तो इस तरह वाटर इन दोनों को सेपरेट कर लेता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके इर्द गिर्द आ जाते हैं। तो ये जो बने हुए ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये नेगेटिव के अराउंड सारे आ गए, इसी तरह पॉजिटिव के अराउंड भी सारे वाटर के मॉलिक्यूल आ गए और NaCl सेपरेट हो गया और वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, वाटर में ये जो स्मॉल सर्कल्स हैं ये हाइड्रोजन्स को शो करते हैं, जो लार्ज सर्कल है वो ऑक्सीजन को शो करता है। ठीक है, तो वाटर का जो ऑक्सीजन है उस पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है पार्शियल माइनस, तो वो सोडियम के प्लस को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हमेशा बड़ा जो एटम बनाया हुआ है वो सोडियम की तरफ है, प्लस चार्ज की तरफ है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। सोडियम का चार्ज प्लस और ये बड़ा कौन सा एटम है, ऑक्सीजन, जिसका चार्ज है माइनस, तो ये प्लस माइनस अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर इधर देखें तो क्लोरीन का चार्ज है माइनस, तो ये हाइड्रोजन्स को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हाइड्रोजन्स इसके सामने करके बनाए गए हैं। तो ये हाइड्रोजन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह ये जो इनके दरमियान फोर्स होती है उसे कहते हैं आयन डाइपोल फोर्स, क्योंकि वाटर इज़ अ डाइपोल और ये जो है ये क्या है, आयंस। तो आयन और डाइपोल्स के दरमियान फोर्स है, दिस इज़ कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्स। और इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल की फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इन आयंस को क्रिस्टल्स में से पुश करके अपनी तरफ लाता है और फिर इन्हें डिज़ोल्व कर लेता है।
नेक्स्ट है कि 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन, सोल्यूशन की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर एग्जांपल आएगी और फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स आएंगी। तो डेफिनेशन सोल्यूशन की यही है कि अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। और एग्जांपल है ड्रॉप ऑफ इंक मिक्सड इन वाटर, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल डायमीटर के होते हैं, उनका डायमीटर है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसके अलावा सेकंड है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी पूरा प्रॉपरली यूनिफॉर्म मिक्स हुआ होता है एक जैसा। सेकंड है कि पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा होता है कि वो आम आँख से नज़र नहीं आते हैं। इसके अलावा जब हम इन्हें फ़िल्टर पेपर से गुजारते हैं तो पार्टिकल्स इजीली फ़िल्टर पेपर के छोटे छोटे सुराखों में से गुजर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतने बड़े नहीं होते कि वो ऊपर आ सके। इसके अलावा पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जब लाइट उनके ऊपर डाली जाती है तो लाइट को सीधा ही गुजरने देते हैं, लाइट उनसे स्कैटर नहीं होती, तो टेंडल इफ़ेक्ट भी शो नहीं करता। थैंक यू।